हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सीटेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 20 सितंबर 2019 को। और इसका हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सीटेट के प्रीवियस पेपर की आपको लिंक मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करके सीटेट का पूरा पेपर देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्ले लिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है क्योंकि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है। तो आप 6th, 7th और 8th की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से कर लीजिए। इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो मैंने पहले किसी भी चैप्टर को कराया है, उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर कराए। तो आप ये जो प्लेलिस्ट देख रहे हैं उसमें देख रहे होंगे कि हिस्ट्री की 2 प्लेलिस्ट हैं, ज्योग्राफी की 2 प्लेलिस्ट हैं और पॉलिटिकल साइंस की 2 प्लेलिस्ट हैं। वो दो इसलिए हैं कि क्योंकि एक थ्योरी वाली प्लेलिस्ट है, एक में 6th, 7th और 8th क्लास की थ्योरी है, दूसरी में एमसीक्यू है। ठीक है, तो इस तरह से है। तो आप इनको जरूर देखिए, आपको सीटेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन 3 राजवंशों के बीच चला? पहला है गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चोल। दूसरा है पाल, राष्ट्रकूट और गुज्जर प्रतिहार। तीसरा है गुज्जर प्रतिहार, पाल और चोल। चौथा है राष्ट्रकूट, चोल और पाल। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। और देखिए ये जो आया है 41 वाला, ये आया है आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से आया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक बारी मैं बता देती हूँ थोड़ा मोटा मोटा। ये जो गुज्जर प्रतिहार जो राजवंश चल रहा था वो कहाँ था? ये गुजरात, आपका गुजरात और आपका वो कुछ राजस्थान के इलाके भी थे इसमें। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार यहाँ थे। राष्ट्रकूट थे आपके महाराष्ट्र की तरफ, और जो पाल शासक थे वो कहाँ पर थे? वो आपके थे बंगाल की तरफ। ठीक है, और इन दोनों में किसके ऊपर लड़ाई हो रही थी? कन्नौज के ऊपर, क्योंकि कन्नौज जो है वो बहुत अच्छी जगह पर है। अच्छी जगह से मेरा मतलब है कि वो गंगा और यमुना के दोआब में है। और गंगा यमुना का दोआब आपका यूपी में मिलेगा। यूपी में इसका गंगा का मैदान है, गंगा का और यमुना की सहायक नदियों का मैदान है। तो वो जो स्थान है जहाँ कन्नौज है वो बहुत ज्यादा समृद्ध है कृषि के लिए। तो इसके लिए ही इन तीनों गुटों में झगड़ा चल रहा था ताकि कन्नौज को ये लोग अपने अधीन बना सके। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है, यानी कि खानकाहों क्या होता है? पहला है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। दूसरा है एक विशेष प्रकार का गाना। तीसरा है नाम या गुणगान करना। चौथा है नीति कथाओं पर चर्चा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप सबने लगा ही दिया होगा, पहला। ठीक है, और इसका जो ये जो आया है ये आपका 7th क्लास की एनसीईआरटी में से आया है। और चैप्टर शायद 6 या 7th है, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। 6 या 7th में से कोई सा चैप्टर है। ठीक है, सूफी वाला, उसमें ये जो चैप्टर है इसी चैप्टर में भक्ति आंदोलन के भी बहुत सारे दे रखे हैं। कवि के बारे में भी, कबीरदास के बारे में और गुरु नानक जी के बारे में काफी चीजें दे रखी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा है लोहा प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की मुख्य विशेषता थी। देखो लोहा की नहीं थी, किसकी थी? कांसे की बनाई जाते थे। कौन सी प्रतिमाएं बनाई जाती? कांसे की बनाई जाती थी। और मोम लोप विधि से बनाई जाती थी। ठीक है, किससे बनाई जाती थी? मोम लोप विधि से बनाई जाती थी। ये आपकी बुक में बहुत विस्तार से दी हुई है ये सारी चीजें। तीसरा है चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल मंदिर बस्तियों के केंद्र थे। केवल मंदिर बस्तियों के केंद्र नहीं थे, केवल आसपास की बस्तियों के केंद्र नहीं थे, वो पूरे राज्य के केंद्र थे। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से भी लोग भगवान के दर्शन करने वहां पर आते थे। ठीक है, और कोई भी मंदिर हो वो किसी एक जगह की संपत्ति नहीं होती है। मंदिर बनने के बाद वो क्या हो जाता है? वो सार्वजनिक हो जाता है, वो सबके लिए हो जाता है। अब राम मंदिर है, केवल अयोध्या की संपत्ति नहीं है, वो पूरे भारत की है और पूरी सनातन संस्कृति की है। ठीक है, वो सनातन संस्कृति का व्यक्ति चाहे जहां रह रहा हो, चाहे इंग्लैंड में रह रहा है, चाहे अमेरिका में रह रहा है, सभी लोगों के लिए उस मंदिर के दरवाजे खुले हैं। ठीक है ना, सभी के लिए, और सभी लोग दर्शन करने आ भी रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो उसी तरह से जो चोल मंदिर थे वो केवल ग्रामीण बस्तियों के लिए नहीं थे, वो सबके लिए उनके दरवाजे खुले हुए थे। ठीक है,
तो इसका नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4, जन साधारण द्वारा ली गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा आपका पहला, कि जो चोल मंदिर थे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। देखो, सांस्कृतिक का मतलब तो आप समझ गए कि आध्यात्म से जुड़े हुए थे, है ना। कोई भी सांस्कृतिक चीजें जो होती हैं मंदिर वगैरह में देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। दूसरा है सामाजिक, है ना। तीसरा है आपका आर्थिक। अब आप कहेंगे आर्थिक कैसे थे? जब जो चोल मंदिर थे, जो चोल राजाओं ने, जितने भी चोल राजा हुए हैं, उन्होंने जो भी मंदिर बनाए हैं वो बहुत विशाल बनाए हैं, ठीक है। अब विशाल मंदिर बनाए गए तो उनके लिए साफ सफाई के लिए कर्मचारी चाहिए, जो फूल वगैरह चढ़ाए जाएंगे मंदिर में उसके लिए कुछ लोग चाहिए, उसके मंदिर के प्रशासन के लिए कुछ लोग चाहिए, कुछ लोग जूते चप्पल उतरवाने के लिए बाहर चाहिए। तो इतने सारे लोगों को वो जॉब दे रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपका अयोध्या का मंदिर बना है, उसमें क्या है, पूरी अयोध्या चेंज हो गई है। उसकी वजह क्या है कि बहुत ज्यादा लोग अयोध्या जा रहे हैं। अब जब अयोध्या जाओगे आप, कोई भी व्यक्ति है जो अयोध्या जाएगा, 2-3 हजार रुपए तो खर्च करके आएगा ही, बिल्कुल गरीब से गरीब आदमी 2-3 हजार रुपए अयोध्या में खर्च करके आएगा। अब 2-3 हजार रुपए जो है, जो खर्च आपने किए हैं, वो किसको मिल रहे हैं? वो अयोध्या वासियों को मिल रहे हैं। चाहे आपने पानी की बोतल खरीदी, चाहे आपने बिस्किट खरीदा, चाहे आपने कुछ भी खाया पिया, कुछ भी करा, वहां पर रहे, तो आपके पैसे खर्च हुए ना, तो किसको लाभ हुआ? जो अयोध्या में लोग रह रहे हैं उनको लाभ हुआ। इसी तरह से जो बड़े मंदिर होते हैं वो एक तरह से क्या होता है, उनको जो राज्य जिस क्षेत्र में वो होते हैं उनको आर्थिक लाभ होता है, क्योंकि जो भी व्यक्ति मंदिर में जाएगा वो कुछ ना कुछ धन अवश्य खर्च करेगा, ठीक है। आप जाओगे तो ई रिक्शा भी करोगे, ई रिक्शा वाले को भी पैसे दोगे। अगर जब वहां मंदिर नहीं था तब का अयोध्या, अब के अयोध्या में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि अब जो लोग जा रहे हैं वो कुछ खर्चा करके आ रहे हैं। और अगर आप 10 साल बाद देखेंगे अयोध्या, तो आप ये अंदाजा ही नहीं लगा पाएंगे कि 20 साल पहले अयोध्या कैसी रही होगी, ठीक है। क्योंकि अब जो जितने लोग जा रहे हैं कुछ ना कुछ तो खर्चा करके आ रहे हैं ना, कहीं ठहर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, कुछ पी रहे हैं, तो इसलिए क्या है, वो आर्थिक केंद्र भी हो गई, है ना। आर्थिक केंद्र भी हो गई और उसकी जो दशा है वो बिल्कुल चेंज हो गई। इसलिए ही बड़े बड़े मंदिर बनवाए जाते हैं और वहां पर देखो हजारों, 2-3 हजार लोगों को कम से कम रोजगार मिल रहा है मंदिर के काम से ही। मंदिर के लिए डेली फूलों की माला आती है, तो मालियों को काम मिल रहा है, फूल बनाने वालों, माला बनाने वालों को काम मिल रहा है। तो इसलिए वो क्या थे, आर्थिक केंद्र भी थे, सामाजिक केंद्र भी थे और सांस्कृतिक केंद्र भी थे, ठीक है। और आज भी जो बड़े बड़े मंदिर हैं वो भी इसी तरह से हैं हमारे भारत में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ये आया है आपका 7th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 1 से। और दूसरा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तवारीख, और मैं आपको बोलूं तारीफ, तवारीख और तारीफ दोनों मिलते जुलते से लग रहे हैं ना सुनने में आपको? तवारीख या तारीख एक ही बात है, ठीक है। कहीं कहीं तारीख भी लिखा गया है, कहीं कहीं इसको तवारीख भी लिखा गया है। और मैंने देखा है कि ये जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है, कि राजा अपनी प्रशंसा में जो चीज लिखवाते थे उनको तवारीख बोलते थे। तो हो सकता है जैसे आजकल हम तारीफ के लिए बोलते हैं कि वो राजा की तारीफ लिखना, राजा के बारे में अच्छा अच्छा लिखना, ठीक है। राजा बहुत महान है, राजा ऐसे हैं, अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, गरीबों का बहुत ध्यान रखते हैं, राशन वगैरह फ्री में बांटते हैं, खाना फ्री में बांट रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज थी, और राजा ने ये लड़ाइयां करी, राजा ने ये सब जीता, इस तरह की जो चीजें थी वो तवारीख में लिखी गई थी। अगर आपको याद ना आए पेपर में कि तवारीख क्या मतलब है, इस शब्द का क्या सेंस है, तो आप समझ लेना तवारीख या तारीफ एक ही बात है, ठीक है। और अगर आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे, प्राचीन भारत में चोल वगैरह, चोल काल या ये सब पढ़ेंगे, पहले वाले अशोक का काल या गुप्त काल, ये सब पढ़ेंगे, तो उसमें राजा अपनी प्रशंसा में क्या लिखवाते थे? प्रशस्ति लिखवाते थे, यानी कि राजा की प्रशंसा, ठीक है। राजा क्या लिखवाते थे? प्रशस्ति लिखवाते थे। और बिल्कुल वही सारी चीजें लिखवाते थे जो राजा का अच्छा अच्छा पार्ट होता था लाइफ का, ठीक है। राजा ने ये किया, वो किया, ये सब। तो बिल्कुल सेम वही चीज है जो दिल्ली के सुल्तानों ने लिखवाई, या दिल्ली के सुल्तानों के लिए कुछ लोग लिखते थे, उनको तवारीख बोलते थे, ठीक है। अब आप भूलेंगे नहीं ना कि इसका क्या मतलब होता है। पहला है, तवारीख के लेखक शासकों को अच्छे शासक
की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। दूसरा है, लेखकों द्वारा तवालिक सुल्तानों से ढेरों इनाम पाने के लिए नहीं की जाती थी। गलत है। कोई भी आदमी दिन रात तुम्हारी प्रशंसा लिख रहा है, भाई क्यों लिख रहा है? उसको कुछ पैसे चाहिए इसलिए तो लिख रहा है ना। फ्री में तो कोई तुम्हारा काम करके नहीं देगा। आप आपको पता है कि आप 2 पेज उसके बारे में अच्छा लिखोगे तो वो आपको 200-400 रुपए दे देगा, तो आप अगले दिन भी लिख के लाओगे। जब आपको पता है राजा आपको कुछ नहीं देगा तो आप क्यों लिख के लाओगे? तीसरा है, ये दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा उर्दू में लिखी गई थी। देखो, जब दिल्ली में सल्तनत का शासन चल रहा था, दिल्ली सल्तनत का शासन चल रहा था, उस समय जो प्रशासनिक भाषा थी वो उर्दू नहीं थी। वो कौन सी थी? फारसी थी। ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 4, तवारीख उन लोगों द्वारा लिखी गई जो शायद ही नगर में रहे। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा पहला। शहरों और गांव से मतलब नहीं था। जो लोग राजा के शासन में रहते थे, यानी कि दरबार में रहते थे, जो लोग राजा के दरबार में रहते थे वही राजा की प्रशंसा करेंगे। किस लिए करेंगे? इनाम पाने के लिए। और अगर कोई जरा सी आपकी तारीफ कर दे, आप खड़े हैं, अरे भाई आज तो आपने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे हैं, आपने बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बना रखा है, आप भी फूले नहीं समाओगे, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है, हमारी तारीफ कर रहा है। उसी तरह राजा की तारीफ करते थे। ठीक है ना। तारीफ सुनना तो सब पसंद करते हैं अपनी, और जरा सा कुछ कोई आपको गलत बोल दे तो उसी दिन से वो आपका दुश्मन हो जाता है। एक चीज मैं आपको बताऊं कि आप अपने अंदर इतनी क्षमता रखिए कि आप अपनी सही बातों को भी जान सकें दूसरों से, और अपनी गलत बातों को भी जान सकें। जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा वो गलत ही होते हैं, कई बार आप भी गलत हो सकते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। कोई आपका अपना आपको समझा रहा है, आपकी गलत चीज पे डांट रहा है, तो आप उसको समझने की कोशिश करो कि हो सकता है आप भी गलत हो। ठीक है। क्योंकि उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो आपको दुख पहुंचाए, उनका उद्देश्य है कि वो आपको आपको अच्छा लाइफ दें। ठीक है। अच्छा लाइफ स्टाइल दें, आप तरक्की करें अपने जीवन में, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो समझने की कोशिश करें, केवल उस पर ना जाएं, दिखावे पर, अपनी भलाई पर ही ना जाएं, अपनी तारीफ पर ना जाएं, अपने हर पहलू को देखिए जीवन के। ठीक है। मेरे से कोई मेरी बुराई करता है, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती हूँ, आराम से सुनती हूँ और सोचती हूँ कि क्या वो सही बोल रहे हैं। अगर मेरे अंदर वो कमी है तो मैं खुलकर उस कमी को एक्सेप्ट करती हूँ और बाद में उसको सुधारने की कोशिश करती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 19वीं सदी में निम्नलिखित में से किसने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क किया? देखो, ये जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़ना। 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, बिल्कुल मत छोड़ना। ऐसी कोई ही मॉडल पेपर होगा सीटेट का जिसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं कि कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देखें, किसने शिक्षा का तर्क दिया या किसने शिक्षा देने के लिए बढ़ावा दिया। पहला है रुकैया सखावत हुसैन, दूसरा है मुमताज अली, तीसरा है सैयद अहमद खां, और चौथा है जियाउद्दीन बरनी। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 45 का दूसरा, मुमताज अली थी। उन्होंने बोला था कि लड़कियों को पढ़ने लिखने दिया जाए, क्योंकि लड़कियों को भी ये अधिकार है कि वो कुरान शरीफ पढ़ें। जब वो कुरान शरीफ को जानेंगी तभी वह अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगी या अपने बच्चों में उस तरह की अच्छी चीजों को ला पाएंगी, सिखा पाएंगी। ठीक है। तो ये हवाला दिया था, ये तर्क काफी लोगों को पसंद भी आया, और इसलिए मुसलमान भी अपनी लड़कियों को कुरान शरीफ पढ़ने के लिए भेजने लगे। ठीक है। तो यहां से उन्होंने शुरुआत करी थी। अभी देखो, हम थोड़ा सा चैप्टर में डीप जाते हैं। तो जो ताराबाई शिरदे हैं उनसे एक क्वेश्चन बनता है कि वो जो ताराबाई शिरदे हैं वो है महाराष्ट्र की, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी है स्त्री पुरुष तुलनात्मक। ठीक है। और पंडिता रमाबाई हैं, उन्होंने एक विधवा आश्रम खोला था। ठीक है, महाराष्ट्र में, और उनको पंडिता इसलिए बोला गया है कि वो संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ना और लिखना जानती थी, और वो स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उनके माता पिता ने उनको घर में ही अच्छी शिक्षा दी थी, घर में ही रखकर पढ़ाया था, और इसलिए उनको पंडिता बोला जाता है, क्योंकि उस जमाने में संस्कृत महिलाएं नहीं जानती थी। ठीक है। और एक और करेक्टर दे रखा है इसी चैप्टर में, बहुत अच्छा है वो, रास सुंदरी देवी। ये कहाँ की है? बंगाल की है, और इन्होंने अपनी जीवनी लिखी है अमारो जीवन। ठीक है। इसका ये बंगाली में लिखी गई है अमार जीवन, इसका हिंदी में मीनिंग है हमारा जीवन। ठीक है, मेरा जीवन, ये है इसका अर्थ।
ठीक है, तो ये लिखी है इन्होंने। और जो ताराबाई शिर्दे हैं, इन सभी जितनी भी मैंने महिलाओं का करेक्टर बताया बहुत अच्छा है, बहुत मेहनती महिलाएं थी और कुछ ना कुछ हमें इनसे सीखने को मिलता है। जो लास्ट वाला मैंने बताया ताराबाई सॉरी राष्ट्र सुंदरी देवी, वो जो बंगाल की थी, उन्होंने अपने बच्चों के साथ पढ़ना लिखना सीखा था। जब उनके हस्बैंड उनके बेटे को पढ़ाते थे तो वो चोरी छुपे पढ़ना सीख लेती थी कि वो उनके बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं उनके हस्बैंड। और बाद में वो जला के डिबिया बोलते थे पहले, ठीक है। आजकल तो जो नए नए बच्चे हैं वो जानते भी नहीं होंगे डिबिया क्या चीज होती है। डिबिया की टिमटिमाती हुई लौ में उन्होंने पढ़ा, ठीक है, या दिए के नीचे उन्होंने पढ़ा। दिया तो आप लोग जानते होंगे दिवाली पे जो जलाते हैं उसमें पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 46, कक्ष में विद्यार्थियों को खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के उचित कारणों को चुनिए। खुली अभ्यास पुस्तक का मतलब है कि बच्चों को बोल दिया गया है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्लास में और उनसे बोल दिया गया है कि आप आंसर दीजिए और आप चाहें तो उसका बुक में भी आंसर देख सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर बुक में देखकर भी आप आंसर बताएंगे तो आपको कुछ भी दंडित नहीं किया जाएगा या आपको डांटा नहीं जाएगा, ठीक है। टीचर सामने खड़ा है, बच्चों से क्वेश्चन पुट अप कर रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहा है और बच्चे, जिन बच्चों को अपने खुद से आ रहा है आंसर वो खुद से दे रहे हैं और जिनको नहीं आ रहा है वो बुक में देखकर तुरंत से आंसर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अब क्या कारण रहा होगा कि उनको ऐसा बोला गया है कि खुली पुस्तक अभ्यास करवाने के लिए उचित कारण क्या होगा, ठीक है। क्यों, क्या कारण रहा होगा कि उनसे बोल दिया कि भाई तुम बुक में देख के भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला है बिना तैयारी के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना। दूसरा है पाठ्य भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करना। और आपका तीसरा है पाठ्य को विस्तृत रूप से याद कराना। और चौथा है पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्न के संदर्भ में पढ़ाना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ही हो जाएगा कि पाठ को किसी विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ाना, कि हमें कुछ चीजें बच्चों को सिखानी है, कुछ विशिष्ट चीजें उस चैप्टर में बच्चों को सिखानी है जो बच्चे याद नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब हम उनसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वो उत्साहित होंगे कि अरे भाई हम आंसर देंगे पहले। तो जिनको खुद से आ रहा है वो खुद से आंसर देंगे, जिनको खुद से नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे, बुक में से देखेंगे। अब वो रीड करके बता रहे हैं तो वो खुद रीड कर रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना कि उस पैरा में लिखा क्या है। भाई जो आदमी नकल करेगा, जो बच्चा नकल करेगा उसको कम से कम पढ़ना भी तो आना चाहिए कि बुक में लिखा क्या है, वही तो वो बोल पाएगा टीचर के सामने। तो जब पढ़ेंगे वो और उसको रिपीट करेंगे तो उनको चीजें समझ में आएंगी कि आखिर इसमें लिखा क्या है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, सामाजिक विज्ञान के विषय के अध्ययन का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे इसे डैश, पहला है लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाई जा रही है उसके लिए पूछा जा रहा है, ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाई जा रही है, इससे क्या किस चीज का संबंध है, कौन सा ऑप्शन है जिसका संबंध इससे है। पहला है लोकतंत्र के बारे में विस्तार से सीखेंगे। सामाजिक विज्ञान केवल लोकतंत्र सिखाने के लिए नहीं पढ़ाई जा रही है, सामाजिक विज्ञान केवल पॉलिटी सिखाने के लिए नहीं पढ़ाई जा रही है आपको, ठीक है। दूसरा है समाज और उसके पर्यावरण को, समझ होगा ये शायद, हाँ समझ ही होगा, पर्यावरण को समझ सकते हैं। टाइपिंग मिस्टेक ज्यादा ही आ रही है आजकल। पर्यावरण और उसके समाज और उसके पर्यावरण को समझ सकते हैं। तीसरा है भूत की घटनाओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। चौथा है प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित कर सकते हैं। तो देखो प्राकृतिक संसाधन को संरक्षित करते हैं यानी कि भूगोल पढ़ेंगे, बस भूगोल पढ़ाना उद्देश्य है। भूत की घटनाओं को का मूल्यांकन कर सकेंगे, इसका मतलब केवल इतिहास पढ़ाना उद्देश्य है सामाजिक विज्ञान का। और पहला मैंने बताया केवल पॉलिटी पढ़ाने का संबंध का उद्देश्य है। और दूसरा है समाज और उसके पर्यावरण की समझ को समझ सकें, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो दूसरा हो जाएगा, क्योंकि देखो समाज में सारी चीज आ गई, ठीक है, और पर्यावरण में भी सारे सब्जेक्ट आ गए। तो मेन जो उद्देश्य होता है हमारा बच्चों को सामाजिक ज्ञान देना, बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान देना, ताकि वो अच्छे से समझ सकें, ठीक है। इस वाले ये जो है इसमें बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप प्लीज समझने की कोशिश करना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में चित्र कथा पट के प्रयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है।
पहला है एक पक्षीय सूचना प्रदान करना, दूसरा है दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, तीसरा है घटना का वर्णन करना और चौथा है पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना। चित्र कथा पट का मतलब हो गया कि हम बच्चों को अभिनय करके दिखा रहे हैं, बच्चों को दिखा रहे हैं हम स्टेज पे किसी भी चीज के बारे में समझा रहे हैं। जैसे हम मान लीजिए राजा हरिश्चंद्र की कहानी बता रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, रोल प्ले करवाएंगे, ठीक है। अब या फिर हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा रहे हैं कि उन्होंने किस तरह का उनका जीवन था, उन्होंने क्या क्या काम करे। तो किसी बच्चे को हम वो बना देंगे भीमराव अंबेडकर, कुछ लोगों को कुछ बना देंगे, कुछ लोगों को कुछ बना देंगे, तो वो एक पूरा नाटक के रूप में सारी चीजों को समझाएंगे, ठीक है। तो वो क्या होता है, चित्र कथा पट, एक तरह से आप मान सकते हैं जैसे मूवी होती है ना, उस तरह की चीजें। तो बच्चों को क्या है, रोल प्ले करके सिखा रहे हैं, है ना। जो बच्चे रोल प्ले करेंगे वो तो अच्छे से सीखेंगे, बाकी जो बच्चे देख भी रहे हैं उनको भी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, दिए गए वृत्तांत पर चर्चा को प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित, ठीक है, ये क्या है, निम्नलिखित है, में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है। क्या पढ़ाना है, हमें पढ़ाना है भारतीय संसद की भूमिका और कार्य प्रणाली, यानी कि सीधा सीधा हमें भारतीय संसद ही पढ़ाना है, ठीक है। हमें क्या पढ़ाना है, भारतीय संसद पढ़ाना है। तो सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा होगा, यानी कि सबसे अच्छे तरीके से बच्चा किस विधि से सीखेगा, वो हम देख रहे हैं। पहला है युवा संसद का आयोजन, दूसरा है आपका विषय वस्तु का पाठन, यानी कि आप किताब पढ़ने को बच्चों को दे दो कि भाई किताब में से आप समझ लो जो समझना है ना, ये हो गया। तीसरा है कार्य एवं जिम्मेदारियों का प्रवाह आरेख, यानी कि एक आरेख, प्रवाह आरेख बना दीजिए और उनको समझा दीजिए, इस तरह से है। चौथा है संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेख पर चर्चा, यानी कि संसद के बारे में कुछ आलोचना लिखी हुई है, किसमें, समाचार पत्र में, वो हम उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे बच्चों से, है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 49 का, वो हो जाएगा पहला, कि हम क्या करेंगे, युवा संसद का आयोजन करेंगे, वही जो मैंने आपको ऊपर बताया था, रोल प्ले, ठीक है, एक नाटक के रूप में हम बताएंगे। कैसे बताएंगे, सबसे पहले हम एक अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद जैसे आपने टीवी में देखा होगा संसद को, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम सदस्यों को बैठाएंगे, ऐसे बैठे होते हैं ना वो गोले से में, इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम संसद में बैठाएंगे विपक्ष को, सत्ता पक्ष को। तो हम क्या करेंगे, क्लास में बीच यहाँ पर हम बैठ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या बैठ जाएगा, यहाँ पर शिक्षक बैठ जाएगा, सामने अध्यक्ष बन जाएगा, कुछ जो चेयर होंगी वो हम उनको इस तरह से लगा देंगे, ठीक है, गोले में लगा देंगे, ताकि जो माहौल है बिल्कुल ऐसा लगे कि हाँ हम संसद में बैठे हैं, संसद के में कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ नेताओं को हम पक्ष का नेता बना देंगे, मतलब सत्ता का नेता बना देंगे, इसका मतलब जिसकी सरकार चल रही है, कुछ लोगों को वो बना देंगे कि भाई तुम विधायक हो, तुम्हारी सरकार चल रही है, कुछ लोगों को हम विपक्ष का नेता बना देंगे, कुछ बच्चों को। तो इस तरह से अब कार्रवाई चलेगी, ये अपने अपने बिल पेश करेंगे, अपने अपने राज्य से या देश के लिए कोई कानून पेश करेंगे, उस पर ये अपना तर्क देंगे, और ये जो विपक्ष वाले हैं, ये जो बैठे हैं, ये कहेंगे कि भाई तुम किस तरह से काम कर रहे हो, किस तरह से नहीं कर रहे हो, ये अपना उस पर तर्क देंगे, उन कोशिश करेंगे कि ये जो सत्ता में है वो कहीं भी पैसे की धांधली ना करें, ठीक है, काम को अच्छे से करें। ये काम विपक्ष का होता है, ये देखना कि जो पैसा सरकार लगा रही है वो ठीक लगा रही है या नहीं लगा रही है, ज्यादा से ज्यादा पैसा घूस में तो नहीं जा रहा है ना, रिश्वत में तो नहीं जा रहा है, या ऐसा तो नहीं है जो तत्कालीन सरकार है वो अपना ही घर भर रही हो, ठीक है। तो इस सब का ध्यान कौन रखता है, विपक्ष रखता है। तो ये सारी चीज कैसे सीखेंगे बच्चा, रोल प्ले से सीखेगा और बहुत अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि वे एक तालिका बनाएं जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में प्रयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखी गई हो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है, ठीक है। शिक्षिका कक्षा में किस प्रकार के अधिगम को प्रोत्साहित कर रही है। उसने सब कुछ बता दिया बच्चों को कि पानी
किस तरह से आपको यूज करना है। उन्होंने पानी की बाल्टी रख दी है, अब देखिए वो किस तरह से क्या सिखाने की, किस चीज को सिखाने की वो कोशिश कर रही है और कौन सी विधि से कर रही है। मेन हमें जो जानना है कि किस विधि का वो प्रयोग कर रही है शिक्षिका। पहला है निर्गणात्मक विधि, दूसरा है व्रत अध्ययन विधि, तीसरा है समस्या समाधान विधि, चौथा है पूछताछ विधि। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा, व्रत अध्ययन विधि, यानी कि कोई घटना के बारे में, किसी घटना के बारे में विस्तार से बच्चों को बताना। ठीक है, इसने क्या किया, सबसे पहले उसने एक शिक्षिका विद्यार्थियों को सुझाव देती है कि एक तालिका बनाएं। उसने तालिका बनाने को बोला जिसमें उनके द्वारा एक सप्ताह में उपयोग किए जाने वाले पानी की बाल्टियों की संख्या लिखें। ठीक है, एक तालिका बनवाई, उसमें उसने बोला कि तुम कितना पानी यूज करते हो वो लिख दो। इस गतिविधि के बाद वे पानी के प्रयोग और संरक्षण के बारे में चर्चा शुरू करती है कि भाई तुमने ये बाल्टी, इतनी इतनी बाल्टी यहाँ खर्च करी है, तो अगर तुम इस तरह से कम कम करोगे तो पानी बचाया जा सकेगा और उस बचे हुए पानी का आप कहीं और प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो समझाने की कोशिश कर रही है। तो पूरा किसमें कौन सी विधि का प्रयोग कर रही है, वो व्रत अध्ययन विधि का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सॉरी अब नेक्स्ट हम आगे देखेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो रही है, आपको भी देखने में फिर दिक्कत हो जाती है। 51 से आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना नहीं भूलना है, प्लीज लाइक कर दिया करो। सब लोग देख लेते हैं वीडियो को, ठीक है, व्यू आते हैं खूब खूब, लेकिन कोई लाइक नहीं करता है, प्लीज लाइक कर दिया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।